हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। एक्सिस आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसे जैसे हमारा प्रीलिम्स नज़दीक आता जा रहा है, हमारे अंदर स्ट्रेस के गुण बढ़ने लगे हैं। और काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने आईएएस और पीसीएस, उत्तर प्रदेश पीसीएस दोनों के 14 मई को टेस्ट पीसीएस का है, और उसके 14 दिन बाद यानी 28 मई को आईएएस का प्री लगा हुआ है। आईएएस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस दोनों का। ठीक है। तो अब काफ़ी सारे लोग होंगे जो दोनों को एक साथ टैकल कर रहे होंगे, दोनों को एक साथ प्रिपरेशन कर रहे होंगे, रिवीजन के चरण में होंगे। और कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो हिंदी भाषी नहीं होंगे या किसी अन्य कारण से सिर्फ आईएएस प्रीलिम्स को ही टारगेट कर रहे होंगे। उनका एकमात्र गोल आईएएस प्रीलिम्स होगा और इसी के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे होंगे। तो आप सभी को पता है 28 मई को है, तो आज 31 मार्च हो चुका है। तो यानी कुल मिलाकर के आपके पास 30, 28, 58 यानी 57 डेज बचे हुए हैं इसके लिए। और 57 में 14 दिन घटा दो तो मान के चलो 43 डेज के आसपास आपके पास बचते हैं पीसीएस के लिए। तो कुल मिला के आपके पास टाइम कम है, और क्या क्या करना है हमें इन चीज़ों का क्लियर एंड लॉजिकल वे में आपको क्लियर होना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इन 50-60 दिनों में अगर आपने गड़बड़ किया तो आपका प्रीलिम्स रुक सकता है। तो सबसे पहली बात आती है कि हम ऐसा क्या करें। तो सबसे पहले वो लोग जिनकी प्रिपरेशन अच्छी है, जिन्होंने फर्स्ट फेज में, वो स्टूडेंट आते हैं जिनकी प्रिपरेशन बहुत ए क्लास है, उन्होंने काफ़ी कुछ किया है और 2 साल से 3 साल से 4 साल से वो प्रिपरेशन कर रहे हैं। उनको ऑप्शनल जीएस के चारों पेपर, ठीक है, और शी शेट प्लस थ्री के लिए जीएस फर्स्ट पेपर की ये तैयारी ठीक ठाक है। और नहीं ठीक ठाक है तो कम से कम वो लोग जो ये देने जा रहे हैं उनके लिए कम से कम चारों पेपरों को एक बार ठीक से पढ़ चुके हों, ऑप्शनल पेपर को ठीक से डिसाइड कर चुके हों और उसको पढ़ चुके हों, शी शेट में ठीक ठाक पकड़ हो, और जीएस फर्स्ट पेपर में प्री के लिए उनकी ठीक ठाक पकड़ हो। तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। उनको थोड़ा स्ट्रेस होगा, थोड़ी परेशानी होगी, तनाव आएंगे, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, क्यों डरने की ज़रूरत नहीं है? क्योंकि आपने जो सीखना था उसको सीख लिया है। और आपके पास अभी टाइम है मूव करने का, यानी आगे बढ़ने का। और मूव करने के लिए सबसे बड़ी बात होती है कि आपने प्रिपरेशन तो अच्छी कर ली। अब चाहिए आपको एक राइट टाइमिंग। और टाइमिंग इसलिए चाहिए क्योंकि आपको क्या करना होता है ना, एक तो बहुत सारे लोग मॉक दे रहे होंगे, बहुत सारे लोग सिर्फ रिवीजन पे फोकस कर रहे होंगे और घर में ही प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ठीक है। तो मॉक देने वाले या रिवीजन दोनों चीज़ें करने वाले, उनके लिए कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जो हमें करना चाहिए। देखो यूपीएससी में अगर प्री की बात करें तो 4 टाइप से क्वेश्चन आते हैं। एक होता है फैक्ट बेस्ड। ठीक है। इसमें क्या होता है कि अगर आपको फैक्ट तैयार है, आपने फैक्ट पढ़ा है, आपने पूरी चीज़ों को क्लियर किया है, या इनको कह सकते हैं सिंगल इंफॉर्मेशन बेस्ड। ठीक है। सिंगल इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पर या तो आपको पता है या तो नहीं पता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन कम होते हैं, 10 से 12 ही क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो सीधे सीधे ये डिमांड कर रहे होंगे। सेकंड टाइप आते हैं मल्टीपल। ठीक है। अगर पेपर में देखें तो इनका बर्डन वही करीब 25 से 30 क्वेश्चन के बीच में रहता है। इस टाइप के सीधे क्वेश्चन जहां पर एलिमिनेशन टेक्निक के द्वारा हम इनको क्या कर सकते हैं, यानी तुक्का लगाने की टेक्निक अगर ठीक ठाक है तो हम इनको कर सकते हैं। तीसरे टाइप के क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन आते हैं मैच द फॉलोइंग। ठीक है। मैच द फॉलोइंग के लगभग 4 से 5 क्वेश्चन या कभी कभी 10 क्वेश्चन तक हम इनको ऐड कर लेते हैं। ये भी उतने टफ नहीं होते हैं। अगर इनको भी अगर ध्यान दिया जाए तो इंफॉर्मेशन बेस्ड होते हैं, लेकिन इनमें कुछ ट्रिक निकाली जा सकती है वो ऑप्शन को देख करके। दूसरे हैं लास्ट जो टाइप होता है ना, इसमें ज़्यादा परसेंटेज होता है और ये टफ या हार्ड कह सकते हो इनको। इनमें क्या होता है, रिजनेबल होते हैं। ठीक है। इनको पढ़ना पड़ता है, और अगर आपने डेप्थ में आपकी नॉलेज नहीं है, अगर आपने डेप्थ में तैयारी नहीं करी है, तो इन क्वेश्चन को पकड़ना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अगर ये चारों टाइप के क्वेश्चन में आपकी अच्छी खासी पकड़ है तो आपका प्री में जो फर्स्ट पेपर है उसमें 110 से 120 नंबर लाने में आपको
कोई नहीं रोक सकता। अगर आपके इनको अगर हटा दें, इन तीन में आपकी अच्छी खासी पकड़ है, आपने प्रैक्टिस भी अच्छी करी है, क्योंकि प्रैक्टिस का ही सब खेल होता है। आपकी नॉलेज चाहे जितनी हो, सिलेबस भरमार है, 6-7 सब्जेक्ट हैं सीधे सीधे, और सब सब्जेक्ट उससे निकल के आए तो वो काफ़ी सारे हो जाते हैं, करीब 18 सब्जेक्ट के आसपास बन जाते हैं। ठीक है, अगर लेकिन ये तीन टाइप आपके ठीक ठाक कंप्लीट हैं तो आपको किसी भी टॉपिक में डरने की जरूरत नहीं है ना। और उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि हाउ टू रिवाइज, यानी इस समय आपको किन चीज़ों का रिवीजन करना है और किन चीज़ों को डिनाई करना है। तो इनके लिए मैंने छोटे छोटे वीडियो बना करके डाल दिए हैं। सबसे पहले जो आपका सिलेबस है फर्स्ट में, यानी जो भी सिलेबस है उसको आपको देखना नहीं है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रहे हैं, ठीक है, उनको सिर्फ आपको देखना है। उनको ये देखना है किन टॉपिक से पिछले 5 ईयर में, काफी सारे वीडियो मिल जाएंगे, किन टॉपिक में पिछले 5 ईयर से क्वेश्चन पूछे गए हैं, किन टॉपिक पे क्वेश्चन पूछे तो गए हैं लेकिन अल्टरनेट क्रम में पूछे गए हैं, किन टॉपिक से बिल्कुल नहीं पूछे गए, और कुछ ऐसे टॉपिक होंगे जो 10 साल से या 15 साल से क्वेश्चन उनमें नहीं पूछे गए हैं, तो इनको ड्रॉप कर देना है और इन तीन को आपको पकड़ के रिवाइज करना है। ठीक है, और उनमें रिवाइज उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है जो फर्स्ट फेज में आती हैं, यानी जो पर ईयर कहीं ना कहीं पूछी जाती हैं, और सेकंड फेज में आपको जो अल्टरनेट पूछी जाती हैं उन टॉपिक को, जैसे मनी एंड फाइनेंस, इकोनॉमी का, हिस्ट्री से एंशियंट हिस्ट्री में जैसे आपका मौर्योत्तर काल हो गया, मौर्य काल हो गया, वहाँ से जो तुम्हारे कल्चर ओरिएंटेड क्वेश्चन काफ़ी सारे पूछे जाते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन हो गया, वहाँ से आपको जो व्यक्तित्व है, राष्ट्रीय आंदोलन की प्रमुख चीजें हैं, ब्रिटिश शासन की नीतियां हैं, चाहे आर्थिक हो, सामाजिक हो, ठीक है, या फिर राजनीतिक हो, उनसे ठीक ठाक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 से लेकर के 7 क्वेश्चन तक पूछे जाने का रिकॉर्ड रहा है। तो ये चीजें आपको क्या करनी है, बिना मौका गवाए आपको करनी ही करनी है, क्योंकि ये चीजें अगर आप डिनाई कर रहे हैं तो आपके लिए दिक्कत खड़ी हो जाएगी, है ना। और अगर चीजें आप एक सही सीक्वेंस में करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि प्री में इतनी ज्यादा मुश्किल होगी। फिर आता है सी शेट। ठीक है, सी शेट को जो लोग अभी तक नहीं पढ़े हैं वो प्लीज करना शुरू कर दें, खासकर उनके लिए प्रैक्टिस। ठीक है, खासकर मैथ के सिंपल क्वेश्चन की मैथ, ठीक है, रीजनिंग, जो 5-6 चैप्टर है दोनों से, है ना, उन चैप्टर को आराम से करना शुरू कर दे। इससे करीब 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे करीब 17 क्वेश्चन 18 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें 10-10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बड़े सिंपल टाइप के होंगे, उनको करना है। उसके बाद आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का भी मोस्टली प्रैक्टिस करना है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जो 50-50 का चांसेज होता है कि नहीं, हाँ आपने कॉम्प्रिहेंशन ठीक किया लेकिन आपका मत और टीचर जो राइटर है उसका मत अलग अलग हो गया, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। वो चीजें देख सकते हैं। एनसीईआरटी सारी नहीं पढ़नी बस, बशर्ते आपको पॉलिटी, ठीक है, उसके बाद हिस्ट्री की कक्षा 11-12 की पढ़ सकते हैं अगर करना चाहें। पॉलिटी की एनसीईआरटी आपको जरूर करनी है ना। उसके अलावा 11th की जो आपकी इकोनॉमी की है, ठीक है, उसको भी जरूर कर डालना है। ज्योग्राफी कक्षा 11 और 12, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। जो करंट न्यूज ओरिएंटेड है, नेगेटिव हो या पॉजिटिव, उनको कर लेना है। बाकी कक्षा 11-12 से आपका प्री मेंस दोनों हो जाता है। तो ये 3 एनसीईआरटीज को आपको जरूर कवर करना है। बाकी सारी चीजें तो आपकी आराम से हो जाएंगी, तो ये सारी चीजें आपको जरूर करना है। ठीक है, फिर आता है टेस्ट पेपर दें कि नहीं दें। देखो, अगर टेस्ट पेपर में आपका कॉन्फिडेंस बिल्ट होता है तो आपको टेस्ट पेपर देने चाहिए, लेकिन आपको ये अनुमान नहीं लगाना चाहिए कि जो टेस्ट पेपर होंगे हमारे, उनकी जो लेंथ होगी या उनका जो यानी मॉक जो होंगे, उनका जो पैटर्न होगा उसी पैटर्न पे यूपीएससी पूछेगी। तो ये मत भूल जाइए, क्योंकि यूपीएससी का अपना एक स्टैंडर्ड है, वो अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन रखती है, और मॉक जो होगा उनका अपना स्टैंडर्ड है। कोई भी यूपीएससी के बराबर के मॉक नहीं रख सकता। प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, प्रैक्टिस के उद्देश्य से आप इनको करें, अपने टाइमिंग को सेट करें, और ये देखें कि नहीं, हाँ हो सकता है आपके मॉक जितने भी आप दे रहे हो वो हार्ड हो और यूपीएससी इतने डेप्थ में ना जा करके क्वेश्चन पूछता हो। ठीक है, तो आप अपनी प्रैक्टिस को इम्प्रूव कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। थोड़ा बहुत नॉलेज गेन होगा कि विकल्प को आपको जो एलिमिनेशन है वो चीज़ें समझने को आ जाएंगी। ठीक है,
तो ये सर सकते हैं। दूसरा वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन का मतलब अगर आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ते पढ़ते कुछ फ्लो चार्ट टाइप का करते जाएं, जिससे आपको आराम से आपको काम करने में आसानी होगी। कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो न्यूज ओरिएंटेड हैं, जैसे पॉलिटी सेक्शन हो गया, ठीक है। पॉलिटी में अभी जैसे राइट टू हिजाब वगैरह मुद्दा चल रहा था, तो ये सारी चीज़ें आप इसको देख सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। भी लोकसभा, ठीक है, एमपी का मुद्दा चल रहा है कि लोकसभा राहुल गांधी को बाहर कर दिया गया, तो उससे संबंधित जो भी प्रावधान है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट, आरपीए एक्ट है जो 1950 और 51 दोनों का है, उन चीज़ों को आप थोड़ा डेप्थ में जा करके देख सकते हैं, क्योंकि उनसे क्वेश्चन खासकर दल बदल जो कानून है, ठीक है, उसको आप देख सकते हैं। अभी हाल फिलहाल में अडानी के शेयर नीचे आए हैं, तो वहाँ एफपीओ, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, शेयर बाजार में कैसे काम करती हैं, ये सारी चीज़ें आपको देख लेनी चाहिए। इनसे आपको क्या करेगा, आसानी मिलेगी। कम से कम न्यूज ओरिएंटेड इसी तरह के क्वेश्चन यूपीएससी में पूछे जाते हैं। उसके बाद जो कुछ ऐसी योजना है, ठीक है, योजनाएं देखो जनरली क्या होता है, केंद्रीय, ठीक है, क्षेत्रक, केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं और कुछ होती हैं केंद्रीय योजनाएं, ठीक है। देखो केंद्रीय क्षेत्र में क्या होता है, संपूर्ण जो 100% देता है वो केंद्र सरकार देती है। जो केंद्रीय योजनाएं जनरली क्या होती हैं, उनमें 60/40, या जो हिमालयी राज्य हैं, उत्तर पूर्वी राज्य हैं, उनके सॉरी 60 नहीं, 90/10 हो जाता है। तो वो योजनाएं कहाँ पर मिनिस्ट्री गड़बड़ करती है, कहाँ पर चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको देखनी है, क्योंकि सबसे बड़ा कारण यही होता है कि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, उसमें मिनिस्ट्री का नाम या डाटा गड़बड़ कर दिया जाता है, और जब वो गड़बड़ हो जाता है तो फिर स्टूडेंट उसको ध्यान से समझ नहीं पाते। तो वो सारी चीज़ें कर लेंगे। उसके बाद एक और चीज़ जो सबसे बड़ी खास आती है यूपीएससी में, वो है टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी, टर्मिनोलॉजी में क्या होता है, शब्द हिस्ट्री, ठीक है, इको, इन्वायरमेंट, ठीक है, इनकी टर्मिनोलॉजी आपको याद होनी चाहिए। कुछ ऐसी चीज़ें हैं एंशियंट मेडिवल से, जहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे। टर्मिनोलॉजी से लगभग 10 से 15 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, चाहे पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, इकोनॉमी हो, या इन्वायरमेंट स्टडी हो। न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसको आप बंद कर सकते हैं, वो ज़्यादा आपका प्री ओरिएंटेड, प्री में फायदा नहीं करेगा, ठीक है, चीज़ें थोड़ी अलग हो रही हैं। उसके बाद जो भी आपने ब्लैंक्स छोड़े हैं, किसी मान लिया जीएस पेपर 4 को आपने छोड़ दिया है, काफ़ी टाइम से नहीं पढ़ा है, ऐसे पेपर को आपने नहीं पढ़ा है, ठीक है, और ऑप्शनल पेपर पे आपने पकड़ नहीं बनाई है, तो वो चीज़ें आप क्या कर सकते हैं, उनको डिनाई कर सकते हैं, क्योंकि उनको पढ़ने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि आपका प्रे ही नहीं होगा, तो वो पढ़ने से आपको क्या मतलब मिलेगा। तो क्या कर दें, वो छोड़ सकते हैं, ठीक है। अब छोड़ना क्या क्या है आपको, उसमें न्यूज़पेपर, ठीक है, जो आपने नहीं पढ़ा है अभी तक, जैसे GS4 हो गया, ठीक है, एशिया पेपर हो गया, उसके बाद ऑप्शनल पेपर हो गया, तो ये सारी चीज़ें आप छोड़ सकते हैं। यानी आप जब तक प्री एग्जाम देके 30 मई को जब बैठेंगे, तो आप इन चीज़ों को थोड़ा ज़्यादा ठीक डीपली कवर करना, तो वो छोड़ सकते हैं। उसके बाद अगर कोई मेंस आंसर राइटिंग, मेंस राइटिंग कर रहा है, या अन्य कोई डायग्राम बना रहा है, या कह सकते हो कोई, काफ़ी सारे लोग होते हैं ना जो राइटिंग प्रैक्टिस, ठीक है, डायग्राम, नोट्स, ठीक है, तो वो अब आपके पास टाइम नहीं, सिंपल लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए आप अपने नोट्स को क्लियर कर सकते हैं, लेकिन अभी ज़्यादा नोट्स बनाने का कोई टाइम नहीं, जो बढ़ चुके हैं। और सबसे बड़ी ज़रूरी बात, कंटिन्यूटी, ठीक है, वो ब्रेक नहीं होनी चाहिए। ये 50-60 दिन आपके लिए क्या होंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, तो कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं करनी, आप प्रैक्टिस, ठीक है, प्रैक्टिस पे सिर्फ फोकस करना, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस।
और 100% मान के चलो जिन्होंने सिलेबस को कवर नहीं किया है और उनको डर है, ठीक है, और डर देखो, कोई एग्जाम हो चाहे वो चौथी बार बैठ रहा हो, बेशक वो आईआरएस या किसी उस पर सिलेक्ट हो गया, रैंक इंप्रूव करने के लिए बैठ रहा होगा, डर उसको भी प्री का लग रहा होगा, क्योंकि प्री ऐसा एग्जाम होता है खासकर हिंदी माध्यम के लिए, ठीक है। हिंदी माध्यम में प्री का रिजल्ट हमेशा गड़बड़ रहा है, और उसका सबसे बड़ा कारण है कि हम शब्दों पे ध्यान कम देते हैं, हम नॉलेज गेन करते हैं और यूपीएससी शब्दों में खेल कर लेते हैं। जो भी आप पढ़ रहे हैं उसका एक रिलेवेंस होता है, उस रिलेवेंस को समझें, ठीक है, आपका एग्जाम आराम से प्री हो जाएगा। और प्री सिर्फ प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। और कोई भी एग्जाम हो, जीवन का हो, कुछ भी हो, लाइफ में किसी भी फेज पे हो, आपको घबराना नहीं चाहिए। थोड़ी बहुत घबराहट आराम है कि, लेकिन उससे आपका जीना हराम हो जाए तो वो सारी चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए। जीवन है, चलता रहता है, कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है, कुछ बदलता रहता है, तो वो समय के साथ क्या होगा, ठीक है, टाइम को थोड़ा मौका दें, चीज़ें देखो आराम से सिमट जाएंगी। अगर आप, बहुत सारे ऐसे होंगे जिनका ये कहना होगा कि यार मेरा अभी सिलेबस खत्म, दें कि न दें, है ना, प्रिपरेशन करें कि राइटिंग प्रैक्टिस छोड़ें कि न छोड़ें। तो देखो, चीज़ें समय से अच्छी लगती हैं, अभी आपके पास समय नहीं है ज़्यादा, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको सिर्फ प्रैक्टिस पे फोकस करना चाहिए, प्री ओरिएंटेड, जितना भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं आपको प्री ओरिएंटेड करना चाहिए, क्योंकि आपका प्री पास होगा, ठीक है, तो आपको चीज़ें क्या होंगी, आपको सही लगेंगी। अगर प्री ही नहीं होगा तो आपको चीज़ें क्या होंगी, धूमिल हो जाएंगी। बात समझ में आ गई? तो ये सारी चीज़ें अगर आप कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता आपको ज़्यादा दिक्कत होगी। प्री में सीधी सी बात है, आपको वही सारी चीज़ें करनी है जो आपके लिए आवश्यक है, ठीक है। और आपका टाइम आएगा, सब कुछ आएगा, प्री आपका एग्ज़ाम होगा, चीज़ें बदलेंगी। तो आज के लिए इतना ही। और जो भी चीज़ें हैं, अगर आप उनको ठीक से प्रिपेयर करोगे तो आपको आसानी से बदलाव मिलेगा। और अगर आप ठीक से प्रिपेयर नहीं करोगे तो चीज़ें आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी, हमेशा के लिए करती थी और अब भी करेंगी। तो आपको डरना नहीं है, ठीक है, आप घबराइए मत। अगर कोई ऐसा है आपको जो परेशान कर सकता है तो उससे आप दूर रहें। 50-60 दिन काफ़ी होते हैं किसी एग्ज़ाम को टैकल करने के लिए। अभी 1.5-2 महीना है, आप सी सेट पे फोकस करें, और सी सेट पे बिल्कुल फोकस करना, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तक सीमित नहीं रहना, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, अंडरस्टैंडिंग में रहना। और जब ये चीज़ें हो जाएंगी तो आपको ईजी होगा। और एग्ज़ाम देने के पहले सभी घबराते हैं, पेपर के लिए सभी चिंतित रहते हैं, आप भी हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आपको 6 सब्जेक्ट, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ठीक है, एनवायरनमेंट स्टडीज, ये सारी चीज़ों पे आपको गहन पकड़ बनानी है, और इन्हीं चीज़ों की आप ज़्यादातर प्रैक्टिस करें। अगर करंट आपकी नहीं अच्छी है तो किसी मैगजीन या 365 के चक्कर में नहीं पढ़ें, जो आपने पढ़ रखा है उसी पे आप फोकस करते रहें, और चीज़ें आपके लिए दुरुस्त होती चली जाएंगी। ओके, तो कुछ भी नया पढ़ने से बचें, जो भी चीज़ें हैं उनको डिनाई करें अब। और आगे बढ़ने के लिए आपको क्या करना है, आपको बस उन्हीं 5-6, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इन चीज़ों पे फोकस करना है। और ये चीज़ें आप कर लेंगे तो आराम से आपका हो जाएगा। यानी जो 6 सब्जेक्ट आपके दिए गए हैं उनको प्री के अकॉर्डिंग सिर्फ पढ़ना है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना है कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे गए, बस इतने में ही आपका काम हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच एग्जाम के लिए। और करते रहें, बढ़ते रहें, कंटिन्यूटी ब्रेक ना होने दें, बाकी सारी चीज़ें अपने आप सेटल हो जाएंगी। तो एक बार फिर से आपका धन्यवाद। चैनल, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।